नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं दिख रहा है। चीन अपने नापाक हरकतों के जरिए पड़ोसियों की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है, फिर चाहे वो भारत हो या ताइवान हो या जापान या ऑस्ट्रेलिया या फिर हो फ्रांस। उसने तिब्बत को जिस तरह से अपने में मिला लिया, अब ठीक उसी टेढ़ी नजर के साथ भारत के भूभाग पर वो फिर से देख रहा है। यही वजह है कि आए दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के पराक्रम के कारण चीनी सैनिकों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। वहीं तवांग के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव फाउंडेशन पर सवाल खड़े किए। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश की अखंडता को चुनौती दे रहा है। खड़गे ने कहा कि केवल प्रचार के लिए रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन को घटना वाली जगह जाने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि ऑल पार्टी डेलीगेशन यहां भेजा जाना चाहिए। तो देखिए आप किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। एक तरफ चीन भारत की सीमा पर अपनी गतिविधियों में तेजी ला रहा है, एक तरफ चीन हमलावर नजर आ रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, बार बार भारत को उकसाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और जंग हम लड़ते हैं हमारे देश के अंदर, जो होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस, और साथ ही एमजे ऑगस्टिन साहब जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आप तीनों का सर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, पहले गलवान और उसके बाद तवांग, ये साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीन के दिमाग में कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है, जिसको लेकर चीन बार बार भारत को उकसाने की कार्रवाई करता है। चीन बार बार भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है। सबसे पहले इस पर सवाल मैं कैप्टन आई सिंह आपके साथ लेना चाहूँगी। भदौरिया साहब, हम ये देखते हैं कि बार बार ऐसी गतिविधियां होती हैं और उसके बाद इसको लेकर देश के अंदर एक नई जंग छिड़ जाती है। क्योंकि हम इस पर आज बात सत्ता और विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कैप्टन आई सिंह आपसे शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन अगर हम बात सिर्फ सुरक्षा की कर रहे होते तो शायद मैं ऑगस्टिन सर के पास पहले जाती, लेकिन आज बात हो रही है आंतरिक सुरक्षा की। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों ये गतिरोध होता है? ये खड़गे साहब कह रहे हैं कि आप वाही बटोरने के लिए, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बयान जारी कर रहे हैं रक्षा मंत्री। क्या कहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जो तमाम आरोप एआईएमआईएम ने लगाए हैं, कांग्रेस ने लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? तो निकिता जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये विदेशी ताकतों के साथ भारत की जो सेना है बिल्कुल जवाब दे रही है, और सरकार भी बिल्कुल सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। तो सरकार बराबर सेना को कहीं से कहीं कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ रही कि वहां पर सेना अपने आप को कमजोर समझे। तो इसमें अगर ये पार्टियां अगर राजनीति न करें, सिर्फ देश के साथ खड़े होकर देश की बात करें, तो इससे हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा। सेना का मनोबल तोड़ने का ये पार्टी अच्छा काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने अनुसार हमारी सेनाओं का मनोबल कम हो और इसका फायदा विदेशी ताकत उठाए। तो ये सरकारें जो विपक्ष की पार्टियां जो कर रही है, ये ठीक नहीं है। ये सेना का मामला है, और सेना के मामले में राजनीति न करे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बताना चाहूंगा थोड़ा कांग्रेस की बात। ये वही कांग्रेस है जब गलवान में हमारी सेना जब जूझ रही थी, वहाँ हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। रात को गलवान की कितनी ठंडी वो लहर है, उसके अंदर हमारे सैनिक कूद के अपनी जान की परवाह किए बगैर और चाइना के सेनाओं से लड़ रहे थे। उस टाइम यही कांग्रेस पार्टी चाइना के राजदूत को बुला के और रात्रि भोज दे रहे थे। तो ये इसमें असर है। तो ये अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं चले अपने गिरबार में आके देंगे। राजीव फंड में चाइना से, राजीव जो एकदम अवसर है उससे चाइना से पानी क्यों लेते थे, क्या कारण था? इसका जवाब मैं आगे तक नहीं दे पा रहे। तो इधर जिसका जवाब देना
आवाज भी खंगालेंगे हम। हाँ हाँ दीपिका जी, एक थोड़ा और बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश को परमानेंट सुरक्षा समिति में सदस्यता मिल रही थी। हाँ नेहरू जी ने उन सदस्यता को चाइना को दे दिया था। क्या संबंध थे चाइना के साथ कांग्रेस के? यूएन की सदस्यता लेने के लिए लोग सर कांग्रेस और चीन, सर ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, कांग्रेस और चीन की बात कर रहे हैं, इस तरह के आरोप कांग्रेस भी लगाती रही है, वो भी आरएसएस को लेकर कुछ बातें कहती रही है, चीन के साथ संबंध को लेकर कहती रही है। इन आरोपों पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक सवाल मैं कौशिक जी से भी ले लूं, कांग्रेस नेता है, यहीं बैठे हुए हैं, इनसे हम सवाल ले लेते हैं। कौशिक साहब, मेरा एक सीधा और सटीक सवाल है, माना कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है सवाल करना, माना कि लोकतंत्र की यही ताकत है कि विपक्ष को मुद्दा मिलता है, विपक्ष को आवाज उठाने के लिए कहा जाता है, विपक्ष आवाज बनता है आवाम की, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश की ताकत है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुश्किल की घड़ी में, किसी कठिन समय में हम लकड़ी के एक गट्ठर की तरह साथ नजर आए? जो कहानी हम स्कूलों में बचपन में पढ़ा करते थे कि लकड़ियों के काफी सारे टुकड़ों को साथ बांध दिया एक डोर से और उसे कोई तोड़ नहीं पाया, क्या हम कभी वो लकड़ी का गट्ठर बन सकते हैं? बस इतने सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मुझे दुख है कि आप परिस्थितियों को समझने का ना तो प्रयास कर रही हैं जी, और जो है भाजपा प्रवक्ता बैठकर झूठ परोस रहे हैं जनता को। हाँ ये महा झूठी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। हाँ ये देश की जनता को ये कभी नहीं बताते सिक्किम का विलय भारत में किसने कराया, हाँ ये कभी नहीं बताते गोवा का विलय किसने कराया भारत के अंदर। तो कांग्रेस सरकार के समय में मैं मानता हूँ कि नेहरू जी चीन का आकलन करने में कहीं ना कहीं उनसे भूल हो गई और उन्होंने भूल को स्वीकार किया। हाँ और कोई अपने कमरे में नहीं किया, उन्होंने देश के सामने स्वीकार किया। संसद में बाकायदा जो चीन ने कब्जा किया हमारी जमीन पर, उसको लेकर चर्चा होती थी, बाकायदा सरकार को जवाब देना पड़ता था। और ये सारी चर्चाएं और ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है कि इसमें जनता का पक्ष कौन अदा कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि अगर एक देश हमारे देश के ऊपर हमला करने की है तो हमारा देश कैसे उसका मुकाबला करे, हाँ कैसे हम मिलकर उसका मुकाबला करें। होना तो ये चाहिए था कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन जो भाजपा सरकार है केंद्र में, इसकी नीति वही है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। देश की जनता को बेवकूफ बनाना है इनका काम। हाँ चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक तरीके से हमारे देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते थे, तो ये बताएं कि भी वो कौन से कारण थे जिसके चलते चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा इतना बढ़ गया। पहली बात। दूसरी बात, चाइना की तमाम कंपनियों को भारत में ठेके किसने दे रखे हैं? और तो और कूड़ा उठाने में भी किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है क्या? फरीदाबाद नगर निगम में कूड़ा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी को दिया गया। उसने सरकारी संसाधनों से काम शुरू किया, पैसा सरकार से। उसने कहा कि वो कूड़े से बिजली बनाएगी, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए और उसको लगातार भारत सरकार पैसे दिए जा रही है, हरियाणा सरकार बार बार पैसा दिए जा रही है। तो देश को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? चाइना का पेट भरने का काम कौन कर रहा है? देश के ऊपर 40 लाख करोड़ का कर्ज था। सर पता है कौशिक सर मेरा सवाल ही यही था दरअसल। आप लोग मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए। आपने कौशिक साहब ये तो कह दिया कि आप परिस्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं दोनों ही पार्टियों से यही जानना चाह रही हूँ कि हम लकड़ी का एक गट्ठर क्यों नहीं बन सकते। सर अभी भी हम यही बातें कर रहे हैं आरोपों की। हम हमारी इन कमजोरियों का फायदा बाहरी ताकतें उठाती हैं। सुनिए ना, अगर आप सवाल पूछने को लेकर ये समझते हो कि कांग्रेस देश से अलग है, तो ये भाजपा की बहुत बड़ी भूल है। हाँ। होना ये चाहिए कि सरकार इन विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि जो चाइना बार बार ये हरकतें कर रहा है, उसकी सोची समझी प्लानिंग है। हाँ। कहीं ना कहीं वो आकलन करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के अंदर के हालात बहुत खराब है, वो अपने देश की जनता का ध्यान उन प्रमुख मुद्दों से हटाने के लिए भारत के साथ युद्ध छेड़ सकता है। बहुत सारे कारण हैं। तो भारत सरकार को इन सब मुद्दों पर जनता को बताना चाहिए। जनता को विपरीत परिस्थितियों में क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन यह है कि इनसे कोई सवाल पूछे, बात करे, तो भाई ये तो देशद्रोही है, ये तो चाइना से मिला हुआ है। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर, अमित शाह की सरकार पर,
कि अगर उनके मुताबिक कांग्रेसी चाइना से मिले हुए हैं तो देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रॉ क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, क्यों उन कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेज देती। ये देशद्रोह का मामला, कहते हैं कि कांग्रेसी देशद्रोही है। भाई देशद्रोही में तो सारी ताकत तुम्हारे पास में, अंदर कर दीजिए किसी देशद्रोही को। इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, सीधी सी बात है। और ये जो बात करते हैं ना, देश की आजादी के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी, इन्होंने देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी। स्वदेशी की बात करते थे, 49% एफडीआई का विरोध करते थे, 100% एफडीआई लागू कर दी उन्होंने। आज देश में कंपनियां बंद हो रही हैं और चाइना का माल इंडिया के अंदर आ रहा है, इसलिए व्यापार घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार कमर तोड़ दे रही है। यहाँ के व्यापारियों की, उद्योग धंधों की चाइना से कर्जा क्यों लिया। भारत सरकार ये बताए कि जब चाइना से हमारे इतने मतभेद हैं, कोरोना काल में भी एशियन बैंक से जो कर्जा लिया जिसका हेड चाइना था, क्यों लिया। चाइना के हम क्यों गुलाम होते जा रहे हैं, क्यों हम उन्हें ठेके दे रहे हैं, क्यों चाइनीज मोबाइल कंपनियां, क्यों ऐप कंपनियां जो कौशिक सर देखिए ऐसा है, कौशिक चीन को लेकर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी, ये आज की बात तो है नहीं, ये कई दशकों से हम देखते चले आ रहे हैं। ये चीन ने लगातार अपना साम्राज्य फैलाया है और इस चीन में वो ताकत है, वो दिमाग है कि वो खुद के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है और दूसरे देशों को अपने जंजाल में फंसाता है, वो दूसरे देशों को अपने जंजाल में फंसाता है। ये चीन कर पा रहा है और बहुत जल्द चीन हमारे आसपास के तमाम अपने की पड़ोसी मुल्कों को कर्ज दे देकर अपने अधीन कर रहा है, लेकिन हम उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने देश में ही लड़े चले जा रहे हैं, हम उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत धीमी रफ्तार से ये सारे काम हो रहे हैं, अपने देश की तरक्की के लिए हम बहुत धीमी रफ्तार से काम कर रहे हैं। कौशिक साहब आपके पास आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, एक बार ऑगस्टिन सर से समझ लेते हैं। ग्रुप कैप्टन रहे हैं, कई लड़ाइयाँ इन्होंने देखी हैं अपने सामने। ऑगस्टिन सर, हम समय समय पर जुड़ते रहते हैं तमाम इन हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे इस वक्त समझ में आता है वो है कमी, डिफेंस में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी कमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी हमारे डिफेंस सेक्टर में। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज भी हम, जब से ये खबरें बाहर आई हैं, 9 दिसंबर को इस तरह की झड़प हुई है, उससे पहले गलवान में हुई थी, जब से ये खबरें बाहर आई है, लगातार मेरी लोगों से भी बात हो रही है, लोगों का यही कहना है कि हमारे देश में दरअसल मुद्दों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। डिफेंस जैसा एक मुद्दा भी पॉलिटिसाइज हो जाता है। डिफेंस के उपकरणों की बात करते हैं तो खरीदारी में पता चलता है कि इसमें तो धांधली हो गई है, इसमें कागजों की गड़बड़ी थी, इसमें पैसे की गड़बड़ी थी। कैसे स्ट्रांग होगा सर देश, कैसे हम डिफेंस में खुद को मजबूत कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का भी व्यू सुन रहा था जी। और मैं निष्पक्ष, आप जानते हैं दीक्षा जी, अब निष्पक्ष जवाब देता हूँ और निष्पक्ष और एक आम नागरिक की तरह मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ जी। और आम नागरिक की तरह मैं देखता हूँ। और चाइना के खिलाफ जो एयर वॉर प्लान लिखा था उसमें मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है। तो इस एरिया का मैं एक तरह से कहिए बाशिंदा हूँ, ऐसा कोई वैली नहीं है मैं नहीं गया हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं, मैं इस पूरे इलाके में मैं चला नहीं हूँ, भूटान इंक्लूसिव, भूटान से लेके अब तवांग, कामेंग, ग्राल, हालिनी, लोहित, ये सारे वैली में जा चुका हूँ, चाइनीज को हर पोस्ट में मिल चुका हूँ। हाँ। तो ये इसको एक बैकग्राउंड रख करके मैं बता रहा हूँ आज, और मैं 20 साल से देख रहा हूँ इस जगह को, लेट 1980 के दशक से देख रहा हूँ, 88 से देख रहा हूँ। ये इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, एक समय में आप मान के चलिए, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं यंग ब्लड हैं, नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में नेग्लेक्टेड हुआ एरिया हुआ करता, आज की तारीख में नीची जाती है ऐसा नहीं है। हाँ। और आप देखते जाइए, मैं इसके बारे में 1 महीने पहले ट्वीट भी कर चुका हूँ। हो सकता है जो अभी करंट सरकार की नीति की वजह से, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट एक आर्थिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह उभर के आए। हाँ। क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं। हाँ। हाँ। और अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी एक उनके लिए अंग्रेजी बोलना या फिर अंग्रेजी में काम करना
उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके जो अपने स्थानीय लैंग्वेज इतने ज्यादा विभिन्न हैं, वो अपने एक दूसरे से, सपोज नागालैंड, नॉर्थ नागालैंड साउथ से अगर बात करता है, वो नागा लैंग्वेज में नहीं अंग्रेजी में बात करता है। तो अंग्रेजी उनका पकड़ है, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट एक बहुत अच्छे फोर्स की तरह उभर के आने वाला है। वो हो गया नॉर्थ ईस्ट की बात। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एक अलग मिनिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट के उन्नति के लिए, वो जो आजाद इंडिया में कभी देखने नहीं मिला। 11 साल में वहां गुजारा हूँ, मेरे बच्चे नॉर्थ ईस्ट के पैदाइश है। तो वो सब, ये सब देख के बड़ी खुशी होती। ये खुशी जो है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए व्यूअर्स को कि चाइना की आंख में इसकी तरह चल रहा होगा। और कि वैसे भी सर, तवांग तो एक ऐसी पोस्ट है, क्योंकि ये चीन और भूटान की सीमा पर है, तो तवांग एक ऐसी पोस्ट है, लगातार चीन तो कहता रहा है कि दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। चीन हमेशा से अरुणाचल को अपने हिस्से में दिखाता है। अगर तवांग पर उसको अपर हैंड मिल जाता है, तो अरुणाचल मुद्दे पर भी उसे अपर हैंड मिल जाता है। चीन एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है, जो शायद हमारे देश के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऑन द मनी नितिजा जी। अब व्यूअर्स को मैं समझाना चाहूंगा, 1950 तक, हाँ, आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके देख लें व्यूअर्स। 1950 तक चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क था ही नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क था तिब्बत, और ये 1950 की जो उनके एक्सपेंशनिस्ट नीति के तहत हम कर सकते थे कुछ, बट हम कर नहीं पाए, और प्लेटर में उठा के हमने तिब्बत पकड़ा दिया उनको। उसी दौरान ये अक्साई चिन्ह भी आए। उस समय का मैप निकाल के देख लें कोई, जो आजाद इंडिया का जो मैप उठा के देख लें, अक्साई चिन्ह अभिनिशो पकड़ा लिया गया था। हाँ। और एक विधायक का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने ये बात अब पार्लियामेंट में भी उठी है, जब वो बोल रहे थे कि भाई ये नेहरू जी ने, मुझे याद है, कहा था कि वहां तो ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं उगता है। तो एक विधायक खड़े होके बोले कि भाई मेरे सर पे भी तो उगता, क्या मैं इसको भी दे दूं चीनियों को। हाँ। इस तरह से हमने उस पूरे इलाके को प्लेटर में उठा के, जो इलाका जो आपको यहाँ दिख रहा है मेरे पीछे, अगर हाँ, आप थोड़े से बड़े फिल्म में ले आए, तो ये इलाका हमने उठा के उनको पकड़ा दिया। ये तो इतिहास है, इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता है। हाँ। और बिल्कुल ही गूगलेबल इतिहास है। अभी रही बात जो आपने उठाई, नतीजा दी तवांग के इम्पोर्टेंस पे, अगेन काफी लोगों को ये नहीं मालूम है, तिब्बत का जो आर्थिक कैपिटल वो तिब्बत का हुआ करता था तवांग। हाँ। क्यों? जो वाटरशेड जिसको कहते हैं, जो हिल्स हैं, उसके दक्षिण की ओर साल में 12 महीने घास हुआ करता था। तो याक को चराने के लिए जो ग्रासलैंड है, वो तिब्बत के जो नॉर्दर्न तिब्बत वाले लोग यहाँ आते थे। तवांग मोनास्ट्री को ये लोग अपना याक चराने का पैसा देते थे। आज भी आप पुराने मैप उठाकर देखिए, इस जगह को जी अंग्रेजी जी से जाना जाता है। तवांग नॉर्थ जी, तवांग साउथ जी, मागो जी, चूना जी, मुबला जी, इस तरह के। क्योंकि हमको तो घास बड़ा सिंपल लगता है, घास बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज इतिहास में हुआ करता था, आज भी है। तो इनको यहाँ लाते थे और ये तवांग मोनास्ट्री को पैसा देते थे। जब तवांग इंडिया में आया, तो उस समय से इनका मंसूबा यही रहा है कि किसी भी तरह इस एरिया, तिब्बत के इस एरिया को हम एनेक्स कर लें। ये उसी का एक वो है, जिसकी वजह से वो साउथ तिब्बत से कभी हटे ही नहीं अपना जो उनका जो इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ सर, तो दरअसल छोटी छोटी ऐसी चीजें जिसकी इम्पोर्टेंस चीन समझ रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस इतिहास में रही है, चीन उसके साथ कदम दर कदम बढ़ रहा है। चीन हमारे इर्द गिर्द जाल बुन रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन हमारी LAC पर बार बार गतिरोध की स्थिति पैदा करता है।
चीन हमारे बाजार को कैप्चर करने की कोशिश करता है। चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे हिंदुस्तान को कमजोर किया जा सके। कैप्टन आई सिंह भदौरिया सर, आपके पास मैं आऊंगी। सर, सरकार अब किस रणनीति के तहत काम कर रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं फाइनेंशियली हमें ग्रो करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि चीन हमें वो 5-10 साल का शायद वक्त नहीं देगा जो वक्त दरअसल हमारी इकोनॉमी को बढ़ने में, मजबूत होने में लगेगा। तो अब किस रणनीति के तहत काम करेगी सरकार? बिल्कुल, लेकिन ये आपने देखा होगा कि हमारी सरकार हर तरह से अपने आप अपने जो देखा होगा मेक इन इंडिया पे जो हमने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। तो मेक इन इंडिया में सब आज अपने देश में हमारे किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट है इंडिया के अंदर तैयार हो रहे हैं और तो और हम 56 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ। ये शायद पहले नहीं होता था। आज हमारे यहाँ टैंक अच्छे टैंक बढ़ रहे, हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर बढ़ रहे, हमारे यहाँ तेजस से फाइटर विमान बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जितनी भी असल्ट राइफल है वो बढ़ रही है। लाइफ जैकेटों के बिना हमारे सैनिक दूर से मर जाते थे, मगर लाइफ जैकेट नहीं हुआ करती थी। ये कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। आज हमारे हर एक सैनिक की लाइफ जैकेट है। तो आज हमारे यहाँ ये सब निर्माण हो रहा है। तो ये मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमने अपने देश के उद्योग को बढ़ावा दिया है। चाइना की कंपनियां जितनी हमने बैन करी है अपने 7 साल में, कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस ने तो बुलाया। आपने देखो पहले हमारे यहाँ कितने मोबाइल है, तो हमारे यहाँ कितने थे, आगे से ज्यादा हमने पिछले साल ही वो बैन कर दिए थे और दोबारा चालू नहीं किए। और भी लग रहा है कि हमारे देश में इनकी अगर गलत दृष्टि पड़ रही है, हम उनको बैन कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी अगर पहले ऐसे काम करती ना तो शायद चाइना की जो हिफाजत कर रहा है कभी कर ही नहीं पाता। मगर नहीं, चाइना तो इसका दोस्त था कांग्रेस का। जिस तरह से हमारी सुरक्षा समिति की यूएन में सदस्यता, आप बीच में ना बोले ना, बीच में कौशिक साहब आपके पास आ रही हूँ बस, इसके बाद 1 मिनट दीजिए बस जी। हाँ, आप देखिए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो यूएन की सदस्यता नहीं लेना चाहेगा? नेहरू जी ने वो चाइना को दे दी। ये क्या तरीका था? क्या चाहते थे चाइना? चाइना के साथ कौन सा रिश्ता नेहरू जी पर जुड़ा हुआ था जो करके देख लें। आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आप लोग पहुंचा दिया। भारत को आ रही थी, वो चाइना को लेके आ गई। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबो मर जाओ, सब मानना चाहिए कांग्रेसियों को। घोटाला है, बोलो मैं बीच में नहीं बोलता। चाइना के हाथों बीच में नहीं बोलता। बीच में बोलना कौशिक सर बोलोगे कि आपकी सुनी जाएगी? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्या नेहरू जी चाइना को नहीं लेके आए थे? नहीं लेके आए थे? जवाब दे। क्या राजीव गांधी के फाउंडेशन में चाइना का खर्च नहीं आता था? जवाब दे, क्या गलत है ये? बताए जवाब, कौन सा गलत है? दोनों को बता दे कि एक भी गलत है क्या? जब संविधान में हमारे सैनिक पूछ रहे थे, कांग्रेस पार्टी चाइना के कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या ये गलत है? गलत है क्या? इसको गरीब और कर्जदार बनाई जा रही है। चाइना आज व्यापार के मामले में भारत को दबाया जा रहा है, कर्जे के मामले में चाइना हमारे यहाँ कोई जो काम नहीं कर रहा है। व्यापार कराया था कांग्रेस ने, कांग्रेस कराती थी व्यापार, हम नहीं कराते। हमने तो चाइना को मोदी खवाई है कि चाइना को सरकार में ताकत अपनी भारत की ताकत उनको दिखा दी कि आपको ये कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज हमारे सैनिक जिस तरह से चाइना को आग में आग डाल के जवाब दे रहे हैं, ये आपके कारण नहीं था। हमारा सैनिक कभी कमजोर नहीं था। सैनिक उस टाइम भी ताकतवर था। ठीक है सिंह साहब, कौशिक साहब, सिंह साहब, जी आपको सिंह साहब
कौशिक साहब, जिस घटना का जिक्र सिंह साहब कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि शशि थरूर साहब ने खुद किताब लिखी है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में शशि थरूर साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया है। जो कह रहे हैं अभी सिंह साहब, जो आरोप लगा रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं कि नेहरू जी ने इनकार कर दिया था और सदस्यता चीन को दे दी थी। ये किताब लिखी गई है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, और इसमें शशि थरूर साहब ने लिखा है। अब आप बताइए कैसे ना बीजेपी आपको घेरे इस चीज पर। थरूर साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है उस किताब में कि भारतीय राजनयिकों ने वो दस्तावेज देखे हैं, नेहरू साहब के इनकार वाले दस्तावेज देखे हैं, इसलिए बीजेपी आरोप लगा पा रही है। आप उस किताब को पढ़िए, आप शशि थरूर साहब से पूछिए कि भाई आप क्यों ऐसी चीजें लिख रहे हैं। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सर, शशि थरूर जो लिखेगा, सुनिए ना जी, वो कोई इतिहास नहीं बन जाएगा। इतिहास तो इतिहास है, दस्तावेजों पर आधारित होता है। आप बोलेंगे पता नहीं कौन जाएगा, बन जाएगा। मैं सीधे कह रहा हूँ, क्यों करता है क्या है, क्यों चाइनीज भारत के अंदर ठीक है सिंह साहब एक मौका कौशिक साहब को दीजिए। सिंह साहब आज देश के हाल इतने खराब है कि लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई के कारण ऐसे लड़ाई में कुछ नहीं समझ में आएगा। से मर रहे हैं। सिंह साहब कौशिक साहब को मौका दीजिए उनकी बात रखने का। सिंह साहब प्लीज कौशिक साहब को बोलने दीजिए एक बार। जी कौशिक जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार का ये फर्ज बनता है कि आज कांग्रेस जनता की तरफ से सवाल उनसे पूछ रही है, भाजपा सरकार ये बताए कि भाई कांग्रेस से क्या चाहती है। इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार बताए तो सही कि जनता को क्या तैयारी करनी है, कांग्रेस को क्या तैयारी करनी है विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ देने के लिए। देश में नहीं है, लेकिन ये ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा करने में सच्चाई बताते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार पहले ये बताए कि हम चीन पर निर्भर होना, चीन पर आत्मनिर्भरता हमारी कब तक खत्म होगी। ठीक है, कोरोना पीरियड में क्यों हमें दूसरे देशों का आगे मदद का हाथ फैलाना पड़ा, जबकि मनमोहन सिंह के समय में हमने देश को आत्मनिर्भर घोषित कर दिया था कि हम कोई विदेशी मदद नहीं मिल लेंगे किसी भी काम में, लेकिन भारत सरकार को हाथ फैलाना पड़ा। तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। देश आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा है, चाइना की एक नई समस्या है। तो इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, देश के नागरिकों को भी सरकार क्या चाहती है इन्हें संसद में बताना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए। उनमें क्या है भाई, हम आपसे ये तो नहीं पूछ रहे ना कि आपने कितने बम रख रखे हैं उन पर फोड़ने के लिए। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई चाइना की कूटनीतियों का जवाब देने के लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए। सरकार बताते ही नहीं है। तो ये खुद कहीं ना कहीं चाइना से मिले हुए हैं, चाइना की कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार देश विरोधी कार्यों में लिप्त है, इसलिए वो संसद में किसी भी चर्चा से बचती है, कराना नहीं चाहती इन मुद्दों पर। हम ये कहते हैं कि भाजपा लिख कर देते हैं संसद में, देश की जनता के सामने भी हम पूरे से चाहते हैं, चाइना के खिलाफ हम करने के लिए तैयार है। इस देश से बढ़कर हमारी थोड़ी ना, ये देश होगा जब तो भाजपा रहेगी, जब तो कांग्रेस रहेगी। अगर देश पर कोई विदेशी देश हमला कर देगा तो क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, आप बताइए ना। ठीक है, तो देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम मोदी सरकार से केवल रिक्वेस्ट करते हैं, चाइना से जो कर्जा ले रखा है उसे तुरंत चुकाएं, जो विदेशी व्यापार है उसे बंद करें, चाइना को आर्थिक रूप से झटका देने की नीति बताएं। हर आदमी देश की सरकार के साथ खड़ा है, वरना ये चाइना मुझे लगता है कि कोई ना कोई हरकत युद्ध जैसी करेगा, क्योंकि वो अपने देश में फेल हो रहे हैं और पूरी देश और दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ युद्ध कर सकते हैं। और ये जो बातें बना रहे ना, चाइना को जमीन, मान लीजिए हमारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन उसे अधिकृत रूप से, दस्तावेज रूप से अटल बिहारी चाइना को परवश कराए थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और ये तो दस्तावेज है, संसद के दस्तावेज देख लीजिए, कब्जा कर दिया युद्ध में। हम अपनी उसमें जो हम उसमें फेलियर रहे, हम अपनी उस फेलियर को स्वीकार करते हैं,
लेकिन मोदी जी अटल बिहारी जी तो अधिकृत रूप से चाइना को हवाले कर आए क्यों ठीक है हम ये मान लिया कि ये तुम्हारा हिस्सा है, भाई क्यों मान लिया? ठीक है सर। भदौरिया साहब आपके पास आऊंगी मैं। एक सवाल मैं ऑगस्टिन सर से लेना चाहती हूँ इस पर। भदौरिया साहब आऊंगी क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो चुका है, अब संक्षेप में इसको हम करेंगे। ऑगस्टिन सर, जिस चीज का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है, जिस चीज का जिक्र आज अमित शाह ने भी किया है, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने सदस्यता ठुकरा दी थी। देखिए हकीकत यह है 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था, उस वक्त तक तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन जिक्र आता है कि 53 के आसपास ये सदस्यता वाला जो बात है, ये सदस्यता वाली बात आई थी और नेहरू जी ने इनकार कर दिया था, चीन को सदस्यता दे दी गई थी। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि थरूर साहब ने तो अपनी किताब में लिख दिया, और थरूर साहब कांग्रेसी नेता है, तो खुद ही कांग्रेस के नेता, मैं ये लगातार कहती हूँ कि कोई ए टीम बी टीम का काम नहीं करता, बल्कि कांग्रेस नेता खुद ही अपने बयानों से खुद ही जो है बी टीम का काम कर देते हैं। ऑगस्टिन सर, आपकी इस पर क्या राय है? ये जो 53 वाला इंसिडेंट जिसका जिक्र बार बार होता है और आज भी अमित शाह ने जिसका जिक्र किया है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा सिर्फ थरूर साहब इस बात के इंफॉर्मेशन कीपर नहीं है। हाँ। इस एरिया के हिस्ट्री को जिन्होंने पढ़ा है, हाँ। उनसे बात करने पे, और उस पे एक अलग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस एरिया में, तिब्बत में सबसे पहले जो घुसपैठ किया था, हाँ। वो चाहे चीनियों ने नहीं किया था, हाँ। ये किया था अमेरिकन ने। ये और 1930-1935 से लेके अमेरिका का CIA का इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा एक घुसपैठ हुआ था, और उस घुसपैठ को किसने तूल दिया था? अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज इस एरिया के बाशिंदा थे, वो हम वी वर कॉलोनीज ऑफ। तो उस समय से इसकी हिस्ट्री को जानना चाहिए। और जो 1950 की बात जो चली है, उस समय ऐसे चैनल्स नहीं थे, तो उस समय पूरे वर्ल्ड को ये एक शॉकर था कि कैसे हमने इसको उठा करके एक प्लाटर में दिया। और दूसरी बात, 62 की लड़ाई हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत जानो माल का नुकसान हुआ था। हमारे जो सैनिक थे उनको बोला गया था लट लेके लड़ाई करो। क्यों? क्योंकि पीस पे, और इतना पीस पे इनका विश्वास था, क्योंकि इनको लगा था कि जो भारत की आजादी जो है सिर्फ पीस पे हुआ है, जो सच नहीं है। और पीस पे इतना विश्वास था कि वेपन्स लेने या वायुसेना का इस्तेमाल करने तक का हमें वो नहीं गई, परमिशन नहीं दी गई। बट मैं बिल्कुल ही संक्षेप में कौशिक साहब के और कैप्टन साहब की बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरे पीछे मैंने मैप लगाया हुआ है। हाँ। ये मैप एक बहुत जरूरी मैप है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था, सड़क नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, और इसी पार्लियामेंट में अपने डिफेंस मिनिस्टर जो एंटनी साहब ने बोला था कि याद होगा आपको, ये कैसे वंचित रखा हमने नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये सोच करके कि अगर यहाँ पे रोड बना दिया जाए तो एनिमी इस्तेमाल करेगा। पहले हुआ करता था बालीपारा चारद्वार तवांग रोड, ये बहुत ही बकवास रोड हुआ करता था। अभी बना है, मेरे पीछे जो आप देखेंगे मैप, ओरांग कालातांग, OKSRT बोलते हैं, OKSRT, ओरांग कालातांग शेरगांव रूपा तवांग। मतलब आज आप हवाई जहाज से उतर जाइए गुवाहाटी, आप तवांग में होंगे चंद घंटे में। पहले चंद दिनों में पहुंचते थे आप। भालुकपोंग तक पहुंचते आपको पूरा दिन लग जाता था। इन सारी चीजों का हमने तमाम लड़ाइयों में खामियाजा भी भुगता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास इस बात का गवाह नहीं है कि हिंदुस्तान ने जो गलत फैसले लिए उसका खामियाजा हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारी देश की जनता ने ना भुगता हो। समय मेरे पास कम है क्योंकि सर अब समय दरअसल खत्म हो चुका है। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, बस आप बहुत संक्षेप में सर इसको कीजिएगा खत्म। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत तरीके से समझाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में जो हो रहे सीमावर्ती क्षेत्रों में, वो शायद पहले नेहरू जी की कांग्रेस किसी की व्यवस्था नहीं थी करने, क्योंकि मैं भी तवांग में ज्यादा से ज्यादा पोस्टेड रहा हूँ, और जिस पोस्ट पे ये जो धर्म हुई है, मैं इस पोस्ट पे भी रह चुका हूँ। तो हम उस पोस्ट पे जब गुवाहाटी उतरते थे, गुवाहाटी तक उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए हमें 1 से 1.5 महीना लगता था, तब पहुंचते थे तावेश कैंप के बाद हम रुकते। आज बिल्कुल ठीक कहा कि अब 24 घंटा नहीं लगेंगे, हम गुवाहाटी से तवांग
डिफेंस को इसीलिए नीतीशा जी हमने खदेड़ा इनको, हाँ। इसीलिए हम खदेड़ पाए इनको। ठीक है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, ये सोचो ये 500 चीनी जो है तेजपुर में आज बैठे होते। ठीक है कौशिक साहब, सर आपका फाइनल कमेंट सर, समय क्योंकि खत्म हो रहा है, संक्षेप में सर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास की गलतियों से सबक लेकर ठीक बात। भविष्य की योजनाओं पर वर्तमान में काम करना चाहिए। भारत सरकार जो कांग्रेस से चाहती है, हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जी। देश की सुरक्षा का मामला है, सरकार को इस मुद्दे पर जवाब संसद में देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार की क्या भूमिका है और जनता की क्या भूमिका है और विपक्ष की क्या भूमिका है और कैसे हम मिलकर इस जंग को जीत सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कौशिक जी ने कही है। ऑगस्टिन सर, संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए मैं यही कहूंगा नीतीशा जी और अपने दर्शकों को भी, G20 और 2 कोरोना काल चल रहा है। हाँ। ओके, G20 में हमारी अध्यक्षता है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको बहुत ही खला हो ये बात, और ये सारे मद्देनजर हमें इस बैकग्राउंड से ये देखना चाहिए कि क्यों ये सारी चीजें हो रही। और एक और चीज, मैं पिछले एक और चैनल पे ये बात कहा हूँ, कहता आ रहा हूँ, ये टेस्ट कर रहे होंगे कि हमारा रिएक्शन क्या है, और उस रिएक्शन पे जो आने वाला समय है, जब समझ आएगा, उस समय हो सकता है कोई और बड़ा चीज हो, ये एक टेस्टिंग द वाटर्स हो सकता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए और हमारा सारा मूवमेंट जो है बिल्कुल गोपनीयता इसकी जो है टॉप क्लास होनी चाहिए। और ऑगस्टिन सर, एक और चीज यहाँ पर है कि चीन के अंदर जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की जनता ने आवाज बुलंद की है अपनी, और ऐसे में डिस्ट्रैक्शन के लिए, और साथ ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, इन तमाम चीजों में डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक कदम उठाया जा सकता है जो झड़पें फिलहाल हो रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। MJ ऑगस्टिन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तवांग, एक बेहद अहम पोस्ट भारत और चीन के लिए। लगातार चीन की नापाक नजरें भारत और उसके भूभाग पर गड़ी हुई हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लगातार चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा कहता रहा है, और अपने यहाँ तक कि अपने नक्शे में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्से के तौर पर दिखाता रहा है। ऐसे में तवांग में हुई ये जो गतिरोध है, ये बहुत मायने रखती है, इसके मायने हमें समझने होंगे और उसी के अनुसार हमारे देश को आगे बढ़ना होगा। तमाम राजनीतिक दलों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।